मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 612 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स नेम इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ our first topic is microscopic and macroscopic description. अब हमारा एम क्या है इस चैप्टर में, हम करने क्या वाले हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स कैसा होगा वो स्टडी करेंगे। वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप प्लाज्मा पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तो उसके पार्टिकल्स का मोशन कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब टू डिस्कस द मोशन टू अप्रोचेज में बी अडॉप्टेड। अब दो तरह से हम मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर टू अप्रोचेज। First approach is the microscopic or individual approach. Second approach is the macroscopic or collective approach. There are two types of approaches. First is microscopic or individual, another is macroscopic or collective. Now, what is microscopic approach? In the microscopic approach, the nature of trajectory or orbit of each particles under external or internal electric and magnetic field is considered. अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करोगे, आप प्लाज्मा में रहे ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की के ऑर्बिट की ट्रेजेक्ट्री देखोगे, मतलब पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। तो आप ईच पार्टिकल प्लाज्मा में जो भी पार्टिकल्स है उसके ऑर्बिट का पाथ देखेंगे। वो ऑर्बिट एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चेंज होता है वो आप कंसिडर करेंगे। इस अप्रोच से, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से जो थियोरी डेवलप हुई है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्बिट थियोरी कहेंगे। और इस थियोरी में collisions and the other interaction among charged particles are neglected. इस थियोरी में collision और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो अन्य इंटरैक्शंस है वो इग्नोर या फिर निग्लेक्ट किए हैं। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का एक के लिमिटेशंस हैं। इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड इज़ नॉट ऑफ मच यूज़ इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वेयर ऑर्बिट्स ऑफ मेनी पार्टिकल्स हैव टू बी कंसिडर्ड। जब हमें बहुत सारे पार्टिकल्स के ऑर्बिट्स को एक साथ कंसिडर करना होता है तब हमारा प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड वी कैन नॉट यूज़ द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक या फिर कलेक्टिव अप्रोच क्या है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल इंटरैक्शन विच ऑलवेज टेक प्लेस इन रियल प्लाज्मा। अब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको निगलेक्ट कर रहे थे। सी इंटरेक्शन अमंग द चार्ज पार्टिकल्स आर निगलेक्टेड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा में आपने सेकेंड ईयर में प्लाज्मा फिजिक्स स्टडी किया है और आपने देखा है कि प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे ना, अट्रैक्ट या रिपेल या किसी भी तरह से चार्ज पार्टिकल्स विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करेंगे, हम इन इंटरेक्शंस को भी विल टेक देम इनटू अकाउंट। हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन इग्नोर किया था। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में विल टेक इनटू द अकाउंट द पार्टिकल इंटरेक्शंस विच ऑलवेज टेक प्लेस इन रियल प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसको हम विल कंसिडर। नाउ दीज इंटरेक्शंस आर, प्लाज्मा में पार्टिकल्स के बीच कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स कोई भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच कूलम फील्ड
कूलम फील्ड्स होगी। देन न्यूट्रल पार्टिकल्स अगर हो तो शॉर्ट रेंज कॉलिजन्स भी हो सकते हैं। Like that, there are various interactions among the particles. The fundamental equation used for this approach is known as Boltzmann transport equation. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जब हम स्टडी करते हैं तब एक इक्वेशन we use an equation, fundamental equation for macroscopic approach, that is called Boltzmann transport equation. And what is Boltzmann transport equation? It describes changes in position and velocity of charged particles due to their own interactions or due to electromagnetic fields externally applied or internally produced by motions. अब Boltzmann transport equation क्या करता है? वो चार्ज पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें डिस्क्राइब करता है। और ये चार्ज पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी क्यों चेंज होते हैं? उनके अपने इंटरैक्शन के कारण या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। आर्टिकल 2.2 मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन। अब ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, ये हमने स्टडी किए हुए हैं। दीज फोर आर कॉल्ड द मैक्सवेल इक्वेशंस। यहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड, देन रो है चार्ज डेंसिटी एंड J है करंट डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी एंड म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं डेल क्रॉस सी एंड डेल क्रॉस बी वाला, उन्हें कर्ल इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कर्ल है इसीलिए। एंड ये डेल डॉट ई और डेल डॉट बी वाले इक्वेशन को हम डाइवर्जेंस इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अब हम प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी expresses the conservation of charge. We'll see that equation of continuity expresses the conservation of charge. अब ये है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ये आपने स्टडी किया हुआ है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी रो एक्सप्रेसेस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड विल स्टार्ट विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब क्या कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिली। तो ये बात प्रूव हो गई कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्रेसेस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या है? चार्ज कंजर्वेशन मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लक्स गोइंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस S of a given volume V must be equal to the loss of charge from V per second. अब एक वॉल्यूम है V करके, नाउ दिस वॉल्यूम इज लूजिंग सम चार्ज, इस वॉल्यूम से कुछ चार्ज बाहर निकल रहा है, चार्ज बाहर निकल रहा है मतलब क्या? सम चार्ज माइनस Q, सम चार्ज Q इज गोइंग आउट माने माइनस Q। नाउ अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? Q को रो डी वी की तरह लिख सकते हैं हम। Q को इस तरह से लिख सकते हैं रो डी वी। तो मैं इधर क्या लिख देती हूँ? रो डी वी माइनस रो डी वी। Q को रो डी वी की तरह लिख दिया। अब
पर सेकेंड मतलब क्या, डेल बाय डेल टी करना पड़ेगा, मतलब ये। तो इतना चार्ज आपका वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है, ओके। इतना चार्ज आपका इस वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना चार्ज आपका वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है उतना ही आपका ये जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये आपका वॉल्यूम V है जिस पे क्लोज सरफेस S है, उतना ही पार्टिकल फ्लक्स आपका इधर से निकलना चाहिए सरफेस में से। जितना V में से बाहर गया उतना ही सरफेस में से दिखना चाहिए आपको। तो सरफेस में से पार्टिकल फ्लक्स को आप कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। ये सब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है ये सब, यू आर स्टडीड दिस। सो चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, दैट क्लोज सरफेस एस में से पार्टिकल फ्लक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम V में से जितना लॉस ऑफ चार्ज हो रहा है वो। नाउ अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ ऐसा है, डेल डॉट ए डी टाउ जो कि अक्रॉस द वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू अक्रॉस द सरफेस ए डॉट डी एस। ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम है। मतलब ये जो, अब इसको हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डेल डॉट डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के ये सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों तरफ, हाँ देखिए ये रहा, ये हमने लगाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो दोनों साइड वॉल्यूम है, सो हम क्या कर सकते हैं, हमें दोनों साइड वॉल्यूम है, दोनों साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, इस तरह से। नाउ ये इक्वेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये इक्वेशन ऐसी है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब रो और जे की वैल्यूज आप कैसे लिख सकते हैं, रो अपना चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू ई इंटू एन आई माइनस एन ई। एन आई क्या है, एन आई इज द नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस, प्लाज्मा में आयंस की नंबर डेंसिटी कितनी है, एंड एन ई इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी कितनी है। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ई एन आई वी आई माइनस एन ई वी ई, माने, और वी आई मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ आयन एंड वी ई इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्लाज्मा। नाउ विल स्टडी आर्टिकल 2.3 that is the motion of charged particles in electric and magnetic fields. We will now discuss the motion of single charge particle in electric and magnetic field. अब हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल of a charge E and mass m at position R in electric field ER and ERT and magnetic field BRT is given by Lorentz equation. अब आपको पता है F is equal to ma होता है, and what is a is
आर डबल डॉट। सो मैंने एफ इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट लिखा है। और आपको लॉरेंस इक्वेशन याद है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब ये वी क्या है, वी आपका आर डॉट है, वी है आपका आर डॉट। तो अब ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो इन दोनों को आप इक्वेट करिए, दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2.8 ये वाली इक्वेशन बनती है आपकी। ठीक है, समझ आया ये इक्वेशन कहाँ से आई? यह है इक्वेशन 2.8। इक्वेशन ऑफ मोशंस लाइक 2.8 फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी सॉल्व्ड विथ गिवन ERT and BRT and initial conditions to obtain the position and velocity of particles as a function of time, which in turn will give rho RT and JRT। अब आप अगर आपको ERT और E और B मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इनिशियल कंडीशंस के साथ गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, दैट इक्वेशन 2 में ERT और BRT की वैल्यूज़ यूज़ करके आप पोजीशन और वेलोसिटी, पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आपको पोजीशन और वेलोसिटी मिल गई तो उसका यूज़ करके आप रो चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। अब रो और जे मिल गया, उसके बाद these rho and j are substituted in Maxwell's equations which give the value of ERT and BRT। अब हमें रो और जे मिले, उन्हें हम मैक्सवेल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको रो और जे जो मिले वो हम मैक्सवेल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको फिर से इधर से ERT मिलेगा और इधर से BRT मिलेगा। अब ये ERT और BRT आपको मिल गया। अब उस ERT को अब फिर से इस इक्वेशन में डालिए, आपको फिर से एक वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी मिलेगी, उससे आप रो एंड जे कैलकुलेट करिए। रो एंड जे को फिर से आप मैक्सवेल इक्वेशन में डालिए और आपको ERT एंड BRT E एंड B मिल जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन से, और उस E और B को आप फिर से इस इक्वेशन में डालिए। और ये जो मैं बता रही हूँ इसको इलस्ट्रेट किया है फिगर 2.1 में। देखो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसमें हमें ERT और BRT दी है विथ इनिशियल कंडीशंस, उसे यूज़ करके पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट की। पोजीशन और वेलोसिटी का यूज़ करके हमें रो RT और JRT मिले। फॉर्मूला है हमारे पास रो और जे का, और ये रो और जे को मैंने सब्सटीट्यूट किया मैक्सवेल्स इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिला वापस उससे ERT और BRT, और इन वैल्यूज़ को वापस मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट में ERT और BRT की तरह यूज़ किया। तो ये आपका एक क्लोज लूप जैसा बन रहा है। Now we will consider 2.3.1 that is यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है हमें पार्टिकल पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करनी है, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करनी है, प्लाज्मा में यूनिफॉर्म। सो टेक अ प्लाज्मा, अप्लाई ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट एंड एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू इट।
नाउ एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो एक की जगह वी डॉट लिख दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू एम वी डॉट। नाउ लॉरेंस इक्वेशन आपको पता है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब हमारा ये ई तो ज़ीरो है, ये ई हमारा ज़ीरो है, तो आपकी एफ कैसी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू ई इंटू वी क्रॉस बी। तो आप ये दोनों एफ है, मतलब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो आपकी ये 2.9 इक्वेशन आ जाएगी। नाउ वी कैन राइट वी एज, ये जो वेलोसिटी वी है ना पार्टिकल की, उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी पैरेलल प्लस वी परपेंडिकुलर। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या है? Subscripts parallel and perpendicular denote components of quantity parallel and perpendicular to magnetic field direction. So velocity v parallel मतलब velocity which is component of velocity which is parallel to the magnetic field direction. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के पैरेलल में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है वी पैरेलल, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जो भी कंपोनेंट है आपका वो है, वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट है वो है वी परपेंडिकुलर। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी पैरेलल और परपेंडिकुलर आए उसका मतलब ये, पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपोनेंट पैरेलल होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर मतलब जो भी कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, तो पैरेलल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, आपका पार्टिकल जो है वो, इफ़ यू रिमेंबर, इस तरह से सर्क्यूलेट करता है, पर कोई ऐसे पैरेलल मूवमेंट नहीं होती। जो भी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज़ीरो अप्लाई की, माने एक्सेलरेशन कुछ हो नहीं रहा, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो क्या, पैरेलल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, माने क्या, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v डॉट, तो v पैरेलल डॉट ज़ीरो होगा। ओके, अगर v पैरेलल का डॉट ज़ीरो है तो v पैरेलल कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, एंड v परपेंडिकुलर डॉट इज इक्वल टू e बाय m इंटू वी परपेंडिकुलर क्रॉस b। अब ये m, इस इक्वेशन में m को आप इस तरफ ले जाइए, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू e बाय m इंटू वी परपेंडिकुलर क्रॉस b। अब देखो आप ये इक्वेशन कैसा लग रहा है आपको, ये इक्वेशन आपको a इज इक्वल सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ऐसा लग रहा है, और आपको पता है कि a और b है आपका कोई वेक्टर, एंड c उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, दिस c विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ये हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है, दैट क्रॉस प्रोडक्ट c विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो अपना v परपेंडिकुलर डॉट जो है ना, वो v परपेंडिकुलर एंड b दोनों से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, v परपेंडिकुलर इज
V perpendicular dot is always perpendicular to V perpendicular, and hence a curvature of particle path will be produced without any change in magnitude of V. So if W denotes the kinetic energy of particle, then अगर W हमारा kinetic energy है particle का, then W parallel is equal to, what is W parallel? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी पैरेलल में W पैरेलल इज इक्वल टू हाफ एम वी पैरेलल स्क्वायर. अब V पैरेलल तो हमारा कांस्टेंट है, ये V पैरेलल कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है. सो W पैरेलल काइनेटिक एनर्जी पैरेलल इज कांस्टेंट. और यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि V परपेंडिकुलर डॉट V परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर में है, मतलब कुछ ऐसा है. अगर V परपेंडिकुलर इस तरह से है तो V परपेंडिकुलर डॉट ऐसे होगा, कुछ ऐसा, दोनों के बीच 90 डिग्री. तब क्या होता है? दैट कर्वेचर ऑफ पार्टिकल पाथ विल बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ V परपेंडिकुलर. मतलब V परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. So no change in the magnitude of V perpendicular, which means V perpendicular का magnitude will also be constant. V perpendicular का magnitude will always be constant. उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि V perpendicular is constant, but magnitude of V perpendicular is constant. चेंज क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कर्वेचर के थ्रू. तो V परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी कांस्टेंट बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ V परपेंडिकुलर इज कांस्टेंट. तो और हाँ m तो कांस्टेंट है ही, तो काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर में भी कांस्टेंट रहेगी. सो वी कैन से दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनऑल्टर्ड. जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट अनऑल्टर्ड रहेगी. नाउ इक्वेशन 1.2 से वी हैव magnitude of V perpendicular dot as constant, and if we take V parallel is equal to 0, तो अब ये V parallel कोई constant value है, उसको आप 0 लीजिए, तो क्या होगा? The orbit of the particle will be a circle. तो पार्टिकल का ऑर्बिट कैसा होगा? सर्कल. सर्कल विथ सेंटर G, उसको हम गाइडिंग सेंटर कहेंगे. एंड उसके रेडियस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे. रेडियस ऑफ जायरेशन और लार्मर रेडियस और साइक्लोट्रॉन रेडियस, कुछ ऐसा. देखो ऐसा होगा आपका पाथ. ये लार्मर रेडियस है, ये सेंटर है, गाइडिंग सेंटर, ये गाइडिंग सेंटर है. देन आपको मैंने थियरी पढ़ाते वक्त कहा था कि हर पॉइंट पे V परपेंडिकुलर एंड V परपेंडिकुलर डॉट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो देखो इस फिगर में वो भी दिखाया है. अब
मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ पार्टिकल हम किस तरह से लिखते हैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल विल बी गिवन एज E इंटू वी क्रॉस बी। अब V परपेंडिकुलर में है तो E V परपेंडिकुलर इंटू बी, ठीक है। और पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू mv² बाय r। अब हम कौन सी वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं? v परपेंडिकुलर वाली, तो यहाँ पे mv परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय r, तो ये भी फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स। सो इक्वेटिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद दिस मैग्नेटिक फोर्स वी गेट, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, mv परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ev परपेंडिकुलर b। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्वेट किया है। Then make r the subject of equation and you will get r is equal to mv perpendicular by eb। इससे हम लार्मर रेडियस कहेंगे, we'll call this as लार्मर रेडियस। As r increases with mass and velocity, thus r increases with mass and velocity but decreases with charge and field strength। तो अगर आप मास या वेलोसिटी बढ़ाएंगे किसी पार्टिकल की, अगर मास या वेलोसिटी किसी पार्टिकल की ज़्यादा होगी तो उसका लार्मर रेडियस कम होगा, बट अगर आपके किसी पार्टिकल का चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो तो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो आपका लार्मर रेडियस कम होगा। इस इक्वेशन को, लार्मर रेडियस के इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। अब आपको पता है दैट मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क ऑन द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल। आपने ये चीज़ आपने 11th-12th में भी स्टडी की होगी ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल, ये आप प्लाज्मा के केस में भी डिराइव कर सकते हैं। दिस में बी डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम इक्वेशन 2.9। अब इक्वेशन 2.9 देखिए, अब इक्वेशन 2.9 में आपका ध्यान है तो ये ऐसी इक्वेशन है, C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और मैंने जैसे आपको कहा कि डायरेक्शन ऑफ C विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो डायरेक्शन ऑफ V डॉट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ V एंड B, ठीक है। मतलब V डॉट परपेंडिकुलर होगा V एंड B के, ठीक है। V डॉट V के परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर V डॉट क्या है? V डॉट इज योर एक्सेलरेशन A, माने एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था? V डॉट इज परपेंडिकुलर टू V। अब V डॉट क्या है? एक्सेलरेशन, तो हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू V। अब F इज इक्वल टू m ये होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। सो ये इस तरह से मैंने लिखा है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो नो वर्क कैन बी डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फोर्स हमारे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, हम कहते हैं दैट हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज डूइंग नो वर्क। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए इक्वेशन 2.9 का विथ V, माने इस इक्वेशन में आप डॉट प्रोडक्ट करिए, ये इक्वेशन को आप दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करिए V से,
तो ये क्या आ जाएगा, एम वी डॉट इंटू विथ डॉट वी, एंड इस तरफ भी वही कीजिए। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, एम वी बार डॉट एंड आर एच एस कैसा आएगा, ई वी डॉट वी क्रॉस वी, ऐसा कुछ। ठीक है, अब एम वी इंटू वी डॉट एम वी बार डॉट वी बार डॉट, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। और ये जो आपकी टर्म है v डॉट वी क्रॉस बी, v डॉट वी क्रॉस बी कैसा होगा, ज़ीरो होगा हमेशा, आप याद करिए, v डॉट वी क्रॉस बी ये ज़ीरो, v डॉट वी क्रॉस बी ज़ीरो कैसे होगा, जस्ट रिमेंबर दैट हम साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आपका ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, b डॉट डेल क्रॉस v डॉट वी क्रॉस वी क्रॉस वी क्या होगा, ज़ीरो, दैट इज b डॉट ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो। सो अपना ये जो ब्रैकेट है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा, विच मीन्स दैट डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर इज ज़ीरो। और ये हाफ एम वी स्क्वेयर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस का डेरिवेटिव ज़ीरो है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। d by dt of half mv square is 0, which means half mv square is constant. So kinetic energy of particle is constant in an kinetic energy of particle in an arbitrary magnetic field is constant of motion. Now we will describe cyclotron angular frequency or Larmor frequency. साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी को हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंड यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये आपको पता है। तो हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को इस केस में हम इस तरह से लिखेंगे, ओमेगा सी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। अब लार्मर रेडियस का इक्वेशन देखिए, एम और ई बी को इस तरफ ले जाइए और आर को नीचे ले आइए, तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, इस तरह से, ओमेगा सी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर इज इक्वल टू ई बी बाय एम। नाउ लार्मर पीरियड टी सी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा सी। नाउ व्हाट इज omega c, it is nothing but, okay, what is omega, omega is nothing but 2 pi f, and f is nothing but 1 by t, that is omega is 2 pi by t। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, ओमेगा टी सी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा सी। अब ओमेगा सी की ये जो वैल्यू है वो आप ओमेगा सी की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो आपको टी सी मिल जाएगा। अब लार्मर पीरियड का अगर आप इन्वर्स करोगे तो टी सी का इन्वर्स क्या होगा, न्यू सी इज इक्वल टू इसका इन्वर्स। फिर ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर 2 पाई दैट इज 6.28 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर ये बचा बी, तो न्यू सी क्या होगा, 28 इंटू 10⁻9 इंटू बी हर्ट्स, वेयर बी इज टेकन इन टेस्ला।
Now you can see that omega c and tc are independent of velocity of particles. ओमेगा c और tc पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करिए. देखो v जैसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है. तो एक इलेक्ट्रॉन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करे या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करे, इट डजेंट मैटर. उसकी ओमेगा सी और टी सी तो सेम ही रहेगी, बिकॉज ओमेगा सी एंड टी सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. The mass of electron being very small, its Larmor frequency is high and Larmor period is very low. अब आप आयन और इलेक्ट्रॉन में कंपैरिजन करिए. इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आयन के मास से कम होता है. तो लार्मर रेडियस में कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का लार्मर रेडियस भी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो R इज प्रोपोर्शनल टू M है, तो इलेक्ट्रॉन का लार्मर रेडियस आयन के लार्मर रेडियस से कम होगा. माने इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा एंड आयन का थोड़ा बड़ा होगा. ये इलेक्ट्रॉन के लिए और ये आयन के लिए. तो आप इस चैप्टर में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा सर्कल यूज़ किया है और आयन के लिए बड़ा सर्कल, विच मीन्स ज़्यादा लार्मर रेडियस वाला आयन है. ठीक है, और छोटे लार्मर रेडियस वाला इलेक्ट्रॉन है. Now the positive charge माने आयन, positive charge spirals clockwise and negative charge spirals counter clockwise. जैसे मैंने आपको अभी समझाया दैट ये छोटा, अगर कहीं पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए और बड़ा वाला आयन के लिए, और पाथ आयन के लिए. और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहीं से आपको समझ आ रहा है. देखो इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा वाला पाथ ऑर्बिट छोटा है और आयन के लिए देखो इससे बड़ा ऑर्बिट है. ठीक है, और इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज. नेगेटिव चार्ज इज मूविंग स्पाइरलिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्पाइरलिंग, सी पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज आयन. A charged particle rotating in a circle is equivalent to a current. अब चार्ज, मूविंग चार्ज गिव्स राइज टू अ करंट. तो अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक ऑर्बिट में, एक सर्कल में, तो वो कुछ करंट देगा. ठीक है, अब आपको पता है दैट करंट गिव्स राइज टू, चेंजिंग करंट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण कुछ करंट जनरेट हो रहा है, और उस करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 कहूँगी. B1 क्या है, जो चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो B1 है. द डायरेक्शन ऑफ B1 इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ B. B क्या है, जो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी वो. तो जो पार्टिकल के मोशन से
मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन इज पर ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हेंस B इज reduced इनसाइड द ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर कैसा होगा? B कम हो जाएगा क्योंकि उससे अपोज करने वाली एक B1 फील्ड भी बन रही है। तो B इज reduced इनसाइड द ऑर्बिट एंड इट इज इंक्रीज्ड आउटसाइड द ऑर्बिट। ऑर्बिट के बाहर इंक्रीज हो रही है। अब ये बिहेवियर कौन से पार्टिकल का है? मटीरियल्स का है, डायामैग्नेटिक मटीरियल्स। याद करिए डायामैग्नेटिक मटीरियल्स में ऐसा होता था कि मटीरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती थी, माने B was getting reduced inside the diamagnetic material, which means the particles are diamagnetic in character. अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और मोर स्पेसिफिकली डायामैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमारा प्लाज्मा डायामैग्नेटिक मटीरियल की तरह वर्क कर रहा है। सो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट रिंग इज म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये आपको पता है म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। नाउ I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अब चार्ज कितना है E एंड टाइम कितना है लार्मर पीरियड TC। तो करंट की जगह E बाय TC एंड एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल है तो सर्कल का एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। तो हमें म्यू की वैल्यू मिली। अब क्या करिए कि TC और आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। TC की वैल्यू है 2 पाई m बाई EB एंड R की वैल्यू क्या है MV परपेंडिकुलर बाय EB। तो ये सब्सटीट्यूट करिए और आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, हाफ MV परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय B। अब हाफ MV परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है W परपेंडिकुलर। सो म्यू इज इक्वल टू W परपेंडिकुलर बाय B। Now mu is mu is W perpendicular by B, but mu is anti parallel to B। so हम यहाँ पे माइनस की साइन लगा देंगे। म्यू इज इक्वल टू माइनस W perpendicular by B and unit vector B0 shows the direction। B0 is the unit vector parallel to B, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए। Now if V parallel 0, V parallel is not equal to 0। अब हमने अभी तक जो डेरिवेशन की उसमें हमने V पैरेलल कुछ कांस्टेंट था पता है, तो हमने उसको 0 मान लिया था। V पैरेलल कांस्टेंट था उसको हमने 0 मान लिया था। तो अपना पार्टिकल क्या कर रहा था कि सर्कुलर मोशन कर रहा था। अगर V पैरेलल कोई कांस्टेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा गाइडिंग सेंटर ऑफ पार्टिकल विल मूव विथ द वेलोसिटी V पैरेलल अलोंग द B। मतलब क्या होगा कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर भी V पैरेलल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ B। सी हमारा सर्कल मूव कर रहा है in the direction of B। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का मास आयन के मास से कम है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के जो सर्कल्स है वो इंडिविजुअली इन आयन वाले सर्कल से साइज में छोटे हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये देखो काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और मैंने आपको कहा था कि आयन जो है वो क्लॉकवाइज
पॉजिटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस क्लॉकवाइज रहेंगे। तो ये देखो क्लॉकवाइज है। देन अभी आपने देखा कि अगर V पैरेलल इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये जो सर्कल्स है वो इस तरह से बी के डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन का कुछ ऐसा ट्रैजेक्टरी होगा, ट्रैजेक्टरी माने पाथ, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा पाथ होगा। और वो जो शेप है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे हेलिक्स कहते हैं। ये जो शेप है ना, ये दिस इज कॉल्ड अ हेलिक्स। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज गिवन बाय, हेलिक्स के पिच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पिच इज इक्वल टू V पैरेलल इंटू 2 पाई बाय ओमेगा सी। अब ओमेगा सी की वैल्यू पुट करिए, ओमेगा सी इज इक्वल टू ई बी बाय एम, तो P इज इक्वल टू 2 पाई V पैरेलल M डिवाइडेड बाय EB. Clearly the pitch of ion is much greater than that of electron. आयन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है, तो आयन की पिच भी इलेक्ट्रॉन के पिच से काफ़ी ज़्यादा होगी। Now we'll start 2.3.2, that is constant electric and magnetic field. हमने 2.3.1 में क्या किया था? दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म रखी थी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज़ीरो रखी थी। अब हम क्या करेंगे? ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, विल अप्लाई सम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कांस्टेंट एंड दे आर अप्लाइड टू आवर charge particles. Then the equation of charge particles will be, आपको पता है that F is equal to ma. अब A क्या है? A is nothing but V dot, so F is equal to m V dot. लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन है F is equal to E into E plus V क्रॉस B। तो इन दोनों, ये भी F है और ये भी F है, इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या आएगा? एम वी डॉट इज इक्वल टू E इंटू ई प्लस V क्रॉस B। तो ऐसा कुछ आएगा आपका पार्टिकल। नाउ इफ E हैज़ अ कंपोनेंट E पैरेलल, देन V पैरेलल, ओके। अब E पैरेलल क्या है? इलेक्ट्रॉन के भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, E पैरेलल एंड E परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान दीजिएगा, E पैरेलल क्या है? E पैरेलल इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू B एंड E perpendicular is the component of magnetic field perpendicular to D। फिर से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। E parallel is the component of electric field parallel to B and E perpendicular is the component of electric field that is perpendicular to B। एंड आपको पता है, हम लास्ट थियरी में भी किया था दैट V पैरेलल विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय B। V पैरेलल जो है वो B से अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो E पैरेलल है ना, उसके कारण अ स्टेडी एक्सेलरेशन ऑफ गाइडिंग सेंटर विल अकर। ये जो E पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आपको पता है दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमारा जो गाइडिंग सेंटर है वो एक्सेलरेट होगा अलोंग B। द इफेक्ट ऑफ E परपेंडिकुलर इज रैदर कॉम्प्लेक्स। अब हम इफेक्ट ऑफ E परपेंडिकुलर के इफेक्ट को स्टडी करेंगे।
इस पॉइंट के बाद बुक में जहाँ जहाँ मैंने ई लिखा है ना, उसका मतलब ई परपेंडिकुलर है। अब नीचे इस थियरी में जहाँ जहाँ मैं ई परपेंडिकुलर लिखती हूँ, इसका मतलब ई, जहाँ जहाँ मैं ई लिख रही हूँ, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझिए कि ई परपेंडिकुलर ही है। सो फॉर कन्वीनियंस वी शैल मीन ई परपेंडिकुलर फॉर ई फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मैं जहाँ जहाँ पे ई, सिर्फ ई लिखती हूँ ना, आप समझिएगा कि वो ई परपेंडिकुलर ही है। ठीक है। नाउ लेट v इज इक्वल टू v पैरेलल प्लस v परपेंडिकुलर टू प्लस v ड्रिफ्ट। अब वेलोसिटी के को हम किस तरह से लिख सकते हैं? v पैरेलल प्लस v परपेंडिकुलर प्लस vd। vd इज नोन एज, कैन बी डिफाइंड एज e क्रॉस b बाय b स्क्वायर। नाउ vd इज परपेंडिकुलर टू बोथ e एंड b। अब मैंने आपको बताया है कि c इज इक्वल टू a क्रॉस b हो तो c इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, तो vd इज परपेंडिकुलर टू बोथ e एंड b। ऑल्सो e डॉट b इज इक्वल टू 0। e डॉट b 0 क्यों है? कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो e और b क्या परपेंडिकुलर हैं? तो हाँ है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब जहाँ जहाँ मैं e यूज़ करूँगी, इसका मतलब e परपेंडिकुलर होगा। और e परपेंडिकुलर क्या है? मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। e perpendicular is the component of electric field that is perpendicular to the b। तो e perpendicular जो है is perpendicular to b। और e perpendicular को हमने किस तरह से लिखा है? e perpendicular को हमने e से सिंबलाइज किया है। तो e is perpendicular to b, e is perpendicular to b, so e dot b is equal to 0। ओके। एंड वन मोर थिंग, ये आपको VD है। अगर आपको VD डॉट करना है तो आप क्या करेंगे? VD डॉट माने VD का टाइम डिफ्रेंसिएशन। अब आप देखो, E एंड B आर दे वेरिंग विथ टाइम? नो, E एंड B आर कांस्टेंट। We have applied constant electric and magnetic field, so E and B are not varying with time। तो इसका टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 0 होगा। सो VD डॉट इज इक्वल टू टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज 0, तो VD डॉट इज इक्वल टू 0। Taking the vector product of equation 2.23 with B। अब आप ये इक्वेशन 2.23 है जिसमें आपको VD मिला है, उसके साथ आप उसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट B का कर दीजिए दोनों साइड। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, VD क्रॉस B इज इक्वल टू E क्रॉस B बाई B स्क्वायर क्रॉस B। सो इसको आप सॉल्व करिए। E क्रॉस B क्रॉस ये, इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, एक A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। तो इस तरह से माइनस B क्रॉस E क्रॉस B, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको आप अब सॉल्व कर लीजिए। तो कैसा होगा? E
डॉट बी डॉट बी माइनस बी इंटू ई डॉट बी। अब ये ई डॉट बी तो ज़ीरो हो, ये ज़ीरो है, तो आपका आंसर आएगा ई माइनस ई इंटू बी स्क्वायर माइनस ज़ीरो। मतलब आपका ये इतना हो जाएगा माइनस ई इंटू बी स्क्वायर। सो दिस वैल्यू विल बी माइनस ई इंटू बी स्क्वायर। और ये डिवीजन में बी स्क्वायर तो है, तो डिवाइड में बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा माइनस ई। आप होमवर्क में LQ1 क्वेश्चन लीजिए, देन SQ1, SQ2, SQ3, SQ5, SQ6, SQ7 एंड SQ8। ये आपके होमवर्क रहेंगे आज के।